हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बीटा मैथ्स एकेडमी। आज अपन केमिस्ट्री के आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे। जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे 2018 में जितने भी क्वेश्चन दिखाए गए हैं उन क्वेश्चंस को अपन जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। कि इसमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होती हैं उनका निष्कासन करा जाता है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया। इनका जो अयस्क से इन जो धातु मेटल्स होती हैं इनको जिस अभिक्रिया के द्वारा अलग करा जाता है वो प्रोसेस कौन सी होती है? तो वो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस में क्या करा जाता है, इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करा जाता है जिससे जो केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल बॉन्ड टूटते हैं और उच्च प्रतिक्रियाशील धातुओं को अलग कर दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड क्वेश्चन है ऑक्टेट्स वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? तो जो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसके लिए अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग अपने मत रखे थे कि कौन कौन से वैज्ञानिक ने। कोई वैज्ञानिक था जिसने परमाणु भार के आधार पे पीरियोडिक टेबल बनाई थी, किसी ने परमाणु क्रमांक के आधार पे बनाई थी, किसी ने ट्रायड के आधार पे बनाई थी, और जो न्यूलैंड वैज्ञानिक था इसने क्या दिया था, ऑक्टेट रूल दिया था। इस ऑक्टेट रूल में कि 8 तत्व होते हैं, उन 8 तत्वों में अंतिम तत्व कौन सा होता है? तो इनमें जो अंतिम तत्व है वह है थोरियम तत्व, ठीक है, TH इसका प्रतीक चिन्ह है। तो ऑक्टेट वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? तो अपना आंसर क्या होगा, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। कि कौन सी ऐसी धातु है जो इतनी मुलायम होती है जिसको चाकू के माध्यम से काटा जा सकता है? तो कौन सी धातु होती है? क्या एल्यूमिनियम को काट सकते हो? नहीं काट सकते। अपने घर में जो कुछ बर्तन वगैरह होते हैं वो भी एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। गोल्ड जो होता है उसको भी चाकू से नहीं काटा जा सकता। कॉपर तांबा जो होता है, जो वायर वगैरह होते हैं कुछ जो कॉपर के बने हुए होते हैं उनको भी नहीं काटा जा सकता। जो सोडियम धातु होती है, इस सोडियम धातु ये इतनी मुलायम होती है कि इसको चाकू के माध्यम से काटा जा सकता है। तो जो सोडियम धातु को अपन जो एटमॉस्फेयर में है ऐसे सीधा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्शन कर लेती है और जिससे तुरंत आग पकड़ लेती है। इसलिए इसको हमेशा केरोसिन जो तेल होता है उसमें डुबोकर रखा जाता है। तो अपना आंसर क्या सही होगा, सोडियम धातु। नेक्स्ट है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ब्लीचिंग पाउडर देखो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, ये होता है अपना ब्लीचिंग पाउडर। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है? इसके साथ इसके पानी के साथ रिएक्शन करवाई जाती है H2O, ठीक है। तो इससे कौन सी गैस निकलती है? इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CaOS2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2। तो कौन सी गैस निकल रही है? Cl2 गैस निकल रही है। तो अपना आंसर क्या होगा सही, क्लोरीन गैस। तो इसका 3 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? जो एटम होता है, एटम में क्या होता है, ये क्या होता है, इसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर इसकी क्या होती हैं, सेल होती हैं,
कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और जो इसका न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसमें कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज लिए हुए होता है। तो अपन को इसमें पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी। परमाणु में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में होते हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या निकालते हैं वो निकालते हैं अपन, जैसे प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। अब अपन को क्वेश्चन में क्या निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन इक्वल द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। ये क्या आ गई अपनी, न्यूट्रॉन की संख्या आ गई। अब ये ऑप्शन देखो अपना कौन सा है, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। देखो प्रोटॉन की संख्या या ऑब्लिक अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परमाणु क्रमांक ऑब्लिक परमाणुओं की संख्या। तो इसमें है न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो पहला ऑप्शन कौन सा अपना, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहला जो ऑप्शन है वही अपना सही होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। और एक जो उदासीन परमाणु होता है, न्यूट्रल एटम होता है, जिसपे ना कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और ना कोई नेगेटिव चार्ज होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल एटम के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। इसमें टोटल परमाणुओं की संख्या पूछी गई है। तो क्या है इसका सूत्र, NH4 होल ट्वाइस SO4। तो इसमें टोटल परमाणुओं की संख्या पूछी गई है। तो देखो एक क्या हो गया, S प्लस 4 क्या हो गए, ऑक्सीजन प्लस 1 नाइट्रोजन है। तो इसके बाहर होल ट्वाइस दिया हुआ है, तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए, प्लस यहाँ पे 4 कितने हैं, ऑक्सीजन। 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। तो 2 नाइट्रोजन हो गए, 4 इंटू 2 8 कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए, प्लस 1 क्या हो गया, सल्फर हो गया, प्लस 4 कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए। तो इन सबको काउंट करोगे तो टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 15। तो 15 टोटल परमाणु है। देखो इसमें नाइट्रोजन कितने हैं, 2 और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 इंटू 2, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, प्लस 1 सल्फर हो गया, प्लस 4 क्या हो गए, ऑक्सीजन हो गए। टोटल काउंट करोगे तो अपना आंसर सही आएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनकी आवधिक स्वभाव माना जाता है। मतलब जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी थी, मेंडलीव ने किस आधार पे आवर्त सारणी दी थी, उनमें तत्वों को उन्होंने किस आधार पे इसमें आवर्त सारणी में रखे थे। जैसे मोजले जो आधुनिक सारणी दी थी, उसने क्या करा, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा था पीरियोडिक टेबल में। और जो मेंडलीव है, इसने क्या करा, परमाणु भार के आधार पे परमाणु भार के आधार पे तत्वों को क्या करा था, पीरियोडिक टेबल में रखा था। तो इसमें पूछा मेंडलीव के आवर्त सारणी में मेंडलीव ने तत्वों के किन गुणों के आधार पर पीरियोडिक टेबल में रखा था। तो ऑप्शन क्या है, परमाणु संख्या, ये किसने करा था, मोजले नामक वैज्ञानिक ने, है ना। ये 2 ऑप्शन अपने सीधे ही कट हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। जो चींटी होती हैं छोटी छोटी जो काटती हैं, काटने पे क्या होता है, जलन होती है ना। तो उसमें कौन सा ऐसा एसिड होता है जिससे क्या होता है, अपनी स्किन पे काटने पे इतना भयंकर तरीके से जो खुजली चलने लग जाती है और क्या होता है, दर्द होने लग जाता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इस फॉर्मिक एसिड से ही एक चींटी अगर एक व्यक्ति को काटती है तो उसमें क्या होता है, जलन होने लग जाती है और खुजली आने लग जाती है। तो उसका जो डंक होता है चींटियों का, उसमें लाल चींटी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित करके रखी जाती है। एक पहले क्वेश्चन आया था सोडियम, जो क्या होती है, मुलायम धातु होती है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। वहीं मैंने बताया था कि सोडियम क्या होती है, जो एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले ऑक्सीजन होती है उसके साथ क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है और तुरंत क्या करती है, आग पकड़ लेती है। तो इसको वायुमंडल के ऑक्सीजन से क्रिया कराने से बचाने के लिए इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, सोडियम। नेक्स्ट है, थायरोक्सिन के संश्लेषण में क्या आवश्यक है। तो थायरोक्सिन जो थायराइड ग्लैंड होती है उससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट करा जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करा जाता है। और जो आयोडीन धातु होती है, आयोडीन तत्व होता है, इसके संश्लेषण में कौन सी धातु आवश्यक होती है, आयोडीन। तभी कहते हैं ना आयोडीन युक्त भोजन खाना चाहिए, क्योंकि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, गोइटर, जिसे गलगंड रोग भी कहा जाता है। तो थायरोक्सिन के संश्लेषण में क्या आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, आयोडीन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रसायन विज्ञान की नींव डाली थी। तो दो वैज्ञानिक थे, एक था एंटोइन एल लावोसियर और दूसरा था जोसेफ एल प्राउस्ट। पर जो नींव डाली थी, रसायन विज्ञान की नींव डाली थी, फादर ऑफ केमिस्ट्री जिसे कहा जाता है, वो कौन है, लावोसियर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए निम्न में से क्या करना होगा। जैसे टेम्परेचर होता है, इसको सेल्सियस में भी मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है और केल्विन में भी मापा जाता है। जो टेम्परेचर होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन। ऐसा यूनिट होती है इसकी, ऐसा ही जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है, वो होती है केल्विन। इसको सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में या केल्विन में मापा जाता है। ये क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है। अब इसमें क्या है, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको क्या करना होगा। सेल्सियस से केल्विन में बदलना है। देखो, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, सेल्सियस प्लस 273 इक्वल केल्विन। इसमें अब अपन को क्या दिया गया है, सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए निम्न में से क्या करना होगा। अब सेल्सियस से केल्विन में बदलना है। अब अपना ऑप्शन देखो कि दिए गए तापमान में 273 जोड़ देते हैं, केल्विन में अपन को सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो दिए गए तापमान में 273 जोड़ देते हैं। नहीं, किस में जुड़ता है, सेल्सियस में जुड़ता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है, दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करते हैं। विभाजित वाला भी
गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस में है तो अपना आंसर प्लस माइनस में आएगा। दिए गए तापमान में से 273 घटा देते हैं, तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं सही लग रहा है, तो इसको एक बार छोड़ देते हैं। दिए गए तापमान को 273 से गुना कर देते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन वाले दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है दिए गए तापमान में से 273 घटा देते हैं, केल्विन में बदलना है, सेल्सियस को केल्विन में, तो सेल्सियस के साथ प्लस है तो सेल्सियस इक्वल केल्विन माइनस 273। तो देखो सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए, तो सेल्सियस से केल्विन में बदलते हैं तो केल्विन में से क्या कर देते हैं, 273 घटा देते हैं, तो दिए गए तापमान में से 273 घटा देते हैं, तो अपना ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है, एक तत्व है ए, बी और सी डोबेराइनर के ट्राइड्स के रूप में व्यवस्थित हैं। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 हो और सी का द्रव्यमान 39 है तो बी का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। अब डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक आया था जिसने क्या करा, पीरियोडिक टेबल में तत्व का क्रम बताया था, तो इसने ट्रायड दिए, 3-3 का जोड़ा दिया था, त्रिक के रूप में बताया था, तो इसने क्या करा, 3 तत्व बताए बी और सी, तो इसने क्या कहा, प्रथम और द्वितीय तत्व के द्रव्यमान का औसत क्या होगा, बीच वाले तत्व का परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, कि द्रव्यमान, इन तत्व का द्रव्यमान क्या होगा, बीच वाले तत्व का द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो अब देखो ए का कितना बता रखा है, इसमें ए का परमाणु द्रव्यमान है 7 और सी का है 39। अब इनका एवरेज निकाल लो, तो 7 प्लस 39 कितने हो गए, 46। एवरेज निकालो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 23। तो आंसर क्या होगा, 23। इसने त्रिक के ट्राइड के रूप में बताया कि इन दो का द्रव्यमान का एवरेज क्या होगा, बीच वाले तत्व का द्रव्यमान होगा। तो इन दो का एवरेज निकाल लो, ए और सी को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, जो एवरेज आएगा वो किसका होगा, बीच वाले तत्व का होगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन बी 23। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, धात्विक अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करती हैं। धातुएं कौन सी होती हैं, जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, वो क्या होती हैं, धातु होती हैं, और अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। जैसे अपन ने कोई भी एक धातु ले ली, जैसे धातु ले लिया अपन ने सोडियम प्लस अम्ल है कोई भी, जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो इसने पूछा धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या बनाती है, तो ये क्या है, इसके रिएक्टेंट हैं और इनके बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी, तो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अब देखो NaCl Cl के साथ रिएक्शन HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस बना लेगा। तो देखो सिर्फ हाइड्रोजन है, तो देखो धात्विक अम्लों के साथ क्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन, तो सबसे पहला ऑप्शन ही अपना राइट दिख रहा है, क्या बनाता है ये NaCl, क्या है, नमक, लवण प्लस हाइड्रोजन, तो क्या बनाता है, लवण प्लस हाइड्रोजन। 3 ऑप्शन अपन को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन को फर्स्ट ऑप्शन ही अपना सही मिल गया, तो इसका आंसर होगा लवण प्लस हाइड्रोजन, ए साल्ट एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में करा जाता है। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था अपन ने स्टार्ट करा था, उसमें दिया था ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 की H2O से क्रिया करवाते हैं तो CaOH2 बनाते हैं, और क्या निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है, प्लस Cl2
गैस निकलती है। अब यहाँ इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में करा जाता है। यहाँ से तो अपन ने H2O से रिएक्शन करवाई थी तो क्या निकला था, Cl2 गैस निकली थी। अब पूछा क्या है, क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में करा जाता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अपन Cl2 से करवाएंगे तो किसका निर्माण होगा, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा। तो अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ये किसका सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर का। CaOCl2 किसका सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर का। जो धुलाई का सोडा होता है वो होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग जो सोडा होता है, खाने का सोडा जिसको बोलते हैं, NaHCO3 बोला जाता है। बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर एक ही बात है, जिसको मीठा सोडा बोला जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है। मतलब किस क्रिया के द्वारा, जैसे आपने ऐसे कौन सी क्रिया होती है, जैसे आपने चिप्स वगैरह देखे होंगे है ना, उनको 2 दिन आप पैकेट से बाहर निकाल के खुला छोड़ दो तो वो क्या होती है, ऊपर से ब्लैक ब्लैक हो जाती हैं। तो वो क्या होता है, वसा और क्या होता है, तेल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ क्या करती है, ऑक्सीडेशन की क्रिया करती है और क्या होती है, उनमें क्या होती है, दुर्गंध आने लग जाती है। जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें हवा भरी हुई होती है, उसका क्या रीजन है, उसका क्या रीजन है, कौन सी गैस उसमें पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस उनमें भरी हुई होती है। अगर उनको अपन खोल लेते हैं तो उनको 2 दिन पड़े रहते हैं तो ये वायुमंडल के साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं और क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऊपर से ब्लैक ब्लैक हो जाती है। तो उनमें भरी हुई होती है नाइट्रोजन गैस और उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो क्या होती है, दुर्गंध आने लग जाती है। तो अब इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में यूज नहीं करी जाती है। तो बायोगैस जो संयंत्र होता है उसमें उत्पन्न नहीं करी जाती है। तो CO2 गैस भी उत्पन्न करी जाती है, CH4 भी होती है और H2S भी होती है। तो कौन सी गैस नहीं होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं होती है। ये एक क्या होती है, प्रदूषक गैस। CO2 गैस कभी भी प्रदूषक गैस नहीं होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होती है, प्रदूषक गैस होती हैं। जैसे सिगड़ी वगैरह जलाते हैं तो उसमें जो बंद कमरे में सर्दियों में रख लेते हैं, बाहर से कमरा बंद कर लेते हैं, तो क्या होता है कि अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना, तो वो ऑक्सीजन तो क्या कर ली जाती है, यूज कर ली जाती है और बाहर से ऑक्सीजन और मिल नहीं रही है। तो और जो सिगड़ी के अंदर जो जलाया जाता है उससे कौन सी गैस निकली जाती है, सिगड़ी को जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो एक प्रदूषक गैस है जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच कितना होता है। देखो पीएच स्केल क्या होती है, जो 1 से लेके 7 और 7 से लेके 14। तो यहाँ जो 7 जिसकी पीएच होती है वो क्या होती है, न्यूट्रल। अशुद्ध जल होता है, डिस्टिल जो वाटर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर 7 से 14 के बीच में होता है तो वो क्या होता है, बेसिक नेचर। और जो 7 से लेके 1 तक होता है, 7 से कम होता है तो उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर। अम्लीय प्रकृति का, और ये क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। जैसे इधर से इधर आते हैं तो क्या होता है, H+ आयनों की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती जाती है। और 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो OH- आयनों की सांद्रता, कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो अब अपन को पूछा है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच कितना होता है। तो मतलब न्यूट्रल होता है तब तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब 7 से कम होता है तो 7 से भी, ये इसमें सारे के सारे अपन को कितना दे रखा है, जो एसिडिक नेचर दे रखा है, कि सारे के सारे कितनी पीएच दे रखी है, एसिडिक नेचर में दे रखी है। तो उसमें कितनी होती है, 5.5 से अगर कम होगा तो मुंह में क्या होती है, सड़न आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। अम्ल क्या करते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्थर को किस में बदल देते हैं, लाल में बदल देते हैं, और क्षार के साथ क्रिया करके अम्ल प्लस क्षार क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, साल्ट का निर्माण करते हैं। तो अब देखो ये इसकी क्या है, विशेषता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं, और क्षार क्या करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, लाल को नीले में बदल देते हैं। तो ये अपना ऑप्शन सही हुआ। दूसरा है अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, तो ये ऑप्शन भी अपना सही हुआ। जो क्षार होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। थर्ड ऑप्शन है अम्ल क्षार के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण का निर्माण करते हैं, और लवण क्षार के साथ जो क्षार होती है वो भी लवण अम्ल के साथ मिलके लवण का निर्माण करती है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही हुआ। ये वाली विशेषता जो दी हुई है वो किसकी दी हुई है, क्षार की दी हुई है। तो यहाँ क्या पूछा है, कौन सा गुण नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट है एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन के अधिकतम संख्या कितनी होती है, कि एम कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये क्या होती हैं, एक एटम की कक्षाएं होती हैं। तो इन कक्षाओं को अपन नाम देते हैं, किसने दिया था, निल्स बोर ने। के प्रथम कक्षा को के, सेकंड को एल, थर्ड को एम, और नेक्स्ट को देंगे एन। अब इन कक्षाओं में कितने कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इनमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए रहते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड में कितने होते हैं, और फोर्थ में कितने होते हैं। अब देखो कोई भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनका सूत्र होता है 2n²। अब अपन को जैसे k बराबर, इसके लिए n बराबर क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि ये क्या है, प्रथम कक्षा है। सेकंड है n बराबर 2, क्योंकि ये सेकंड कक्षा है। थर्ड के लिए n बराबर 3, और फोर्थ के लिए n बराबर 4। अब अपन को k कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो k में n क्या रखना है, 1 रखना है। तो 2 × 1 की होल स्क्वायर, तो 2 × 1 बराबर 2। तो प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अपन को पूछा एम कक्षा का, अगर एल में पूछे तो 2 × 2 की होल स्क्वायर, 2 × 4 = 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। थर्ड कक्षा है एम कक्षा, तो एम के लिए एन बराबर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 2 × 3 की होल स्क्वायर, 2 × 9 = 18 इलेक्ट्रॉन। अब अपन को क्वेश्चन पूछा है एम कक्षा का, एम कौन सी है, 3 नंबर की कक्षा है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या सही होगा, 18 इलेक्ट्रॉन। ये प्रथम कक्षा में होता है, ये द्वितीय कक्षा में, ये थर्ड कक्षा में, और ये फोर्थ कक्षा में। तो अपना एम का पूछा है तो आंसर 1 सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ऐसा ऑक्साइड जो एसिडिक हो और बेसिक दोनों में। एम्फोटेरिक उसे ही कहा जाता है जो अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह क्रिया करता है। तो इसमें कौन सा होता है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक एसिड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। जैसे ये मैंने क्या बताए थे आपको, वर्ग बताए थे, है ना, 18 वर्ग होते हैं टोटल। और ये क्या बताए थे, आवर्त बताए थे। ये कौन से हैं, आवर्त हैं, और ये क्या है,
वर्ग है। अब है आवधिक तालिका, यानी कि अपनी पीरियोडिक टेबल में समूह में नीचे जाते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, तो कौन सा जो सही है और कौन सा गलत ऑप्शन है। तो अब देखो सेलों की संख्या घट जाती है, बिल्कुल नहीं, कक्षाओं की संख्या घटती नहीं है, तो ये आंसर गलत हो गया, तो अपन को सही पूछा है। सेकंड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, गलत ये। और परमाणविक आकार कम हो जाता है, आकार कभी कम नहीं होता, आकार हमेशा बढ़ता है। तो ऑप्शन में क्या होता है, सेल की संख्या बढ़ जाती है कि ऊपर से वर्ग में अगर अपन ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो हमेशा कक्षा की या वर्ग की जो कोष होते हैं उनकी संख्या हमेशा बढ़ती है। नेक्स्ट है एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पे इसका टेम्परेचर क्या होगा। तो अब देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था सेल्सियस प्लस 273.15 इक्वल केल्विन। अब अपन को क्या पूछा है, इसका सेल्सियस में अपन को टेम्परेचर दिया हुआ है और पूछा है किसका है, केल्विन में पूछा है टेम्परेचर। तो इसमें 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 273.15 इक्वल के, तो देख लो कितना होएगा 0.15 351.15 केल्विन, 351.15 केल्विन होगा। तो आंसर देखो इसका, अपन ने ये 0.15 लिए हैं और इसमें 0.15 नहीं लिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिए, तो क्या होगा 351 होगा। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है 273.15। नेक्स्ट है स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहा जाता है, जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है। जैसे अपन ने बायोलॉजी में पढ़ा था, जो टंग होती है उस पर क्या होता है, अपन कुछ भी खाते हैं, जैसे नमकीन खाते हैं, कड़वा खाते हैं, मीठा खाते हैं, खट्टा खाते हैं, तो वो टेस्ट बड पाई जाती हैं, वो उनको पहचान लेती है। अपन का जीभ होती है, जो आगे का जो पार्ट होता है वो किसको पहचानता है, पीछे का पार्ट होता है वो किसको पहचानता है। तो उस पर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं उन रिसेप्टर को क्या कहा जाता है, रसवेदी अभिग्राहक कहा जाता है। ओलिफैक्टरी जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सूंघने का कार्य करते हैं। सेंसरी, किसी चीज को अपन छूते हैं तो तुरंत हटा लेते हैं, तो वो सेंसरी ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट है लोहे को जस्ते की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित करा जाता है। लोहे को आपने देखा होगा कि जंग लग जाता है थोड़े दिन के बाद में, अगर बाहर जो अपन कुछ भी सामान रखते हैं, लोहे का बना हुआ कुछ भी होता है तो उसको रखते हैं, तो थोड़े दिन के बाद में उसमें जर आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस जर को, उस लोहे को अपन, जैसे कूलर वगैरह देख लो आप, है ना, तो उस जर से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं अपन, उस पर या तो कलर कर देते हैं, है ना, तो या फिर उस पर एक जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। उस लेयरिंग को क्या कहते हैं, गैल्वोनाइजेशन कहा जाता है। कि लोहे पे जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, गैल्वोनाइजेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। फिर है एक ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। और देखो एक ऑक्सीजन होता है, ये क्या होता है, सिंगल तत्व होता है। O2 क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, O3 होता है, ये क्या होती है, ओजोन परत होती है। ओजोन परत पाई जाती है ना अपने समताप मंडल में, ओजोन परत पाई जाती है। वो क्या करती है, जो सन होता है, सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको क्या करती है, रोकने का कार्य करती है, जिससे क्या होता है, जो हानिकारक रेज होती हैं उनको रोकने का कार्य करती है, जिससे क्या होता है, मानव में बहुत सारे जैसे कैंसर वगैरह होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। तो ये वाली लेयर होती है ओजोन परत। इसका सूत्र पूछा है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन के एक परमाणु में, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। तो ओजोन के एक परत में कितने परमाणु पाए जाते हैं, 3 परमाणु पाए जाते हैं।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर सर्वाधिक ध्यान दिया था? तो मेंडलीव ने जिसने क्या करा था, परमाणु भार के आधार पे वर्गीकृत करा था। पीरियोडिक टेबल में जो तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करा था। तो इसने कौन से जो तत्व बताए थे जिनसे यौगिक बने हुए थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तत्व बनाए हुए यौगिकों पर ज्यादा ध्यान दिया था। नेक्स्ट है, एक विलयन का पीएच मान 3 है। जब पीएच मान बदलकर 6 हो जाता है तब H+ आयनों की सांद्रता कितनी हो जाती है? पहले कितनी है 10⁻⁻3, फिर कितनी हो जाती है 10⁻⁻6। ठीक है, इसमें से ये कितनी है 6 है, और पहले कितनी थी 3 थी, उसके बाद कितनी हो गई 6 हो गई, तो 3 बढ़ गई। तो हमेशा कितनी होती है 1000 गुना कम होती है। ठीक है, तो इसको अपन इस सूत्र से सांद्रता पूछेंगे तो माइनस log H+ आयनों की सांद्रता के द्वारा निकालेंगे, तो आंसर क्या होगा 1000 गुना कम हो जाती है। नेक्स्ट है, हीलियम को छोड़कर सभी जो नोबल गैस होते हैं उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो देखो, जो ये वर्ग होते हैं, आवर्त होते हैं, इसमें पहले आवर्त में क्या होता है हाइड्रोजन, और इधर 18वें वर्ग में ये क्या होता है प्रथम वर्ग होता है, और ये कौन सा होता है 18वां वर्ग होता है। तो इस वर्ग का पूछा गया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन। तो प्रथम आवर्त में कौन आता है हीलियम आता है। तो इसमें क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो हीलियम 18वें वर्ग में हीलियम एक ऐसा तत्व है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बाकी अदर जो जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं उनके सभी बाहरी सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। हीलियम में कितने होते हैं 2, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाते हैं। बाकी सभी में बाह्य में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग करा जाता है? अब बताओ कौन सी गैस का उपयोग करा जाता है? मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको ऐसे बताया था कि जो कोई भी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें जो खराब होने, दुर्गंध होने का दुर्गंध आने का क्या कारण होता है? तो उसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन, वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेते हैं क्रिया कर लेते हैं, और क्या खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है। अब इसमें उसी से रिलेटेड पूछा है कि खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण होने से, जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, इसमें ऑक्सीडेशन नाम दे दिया, उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस पूछी थी। तो इसमें ऑक्सीडेशन होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग करा जाता है? तो कौन सी गैस, चिप्स वगैरह के पैकेट का मैंने एग्जांपल बताया था, उसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है? नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले बता चुकी हूँ। कौन सा होता है? सोडियम होती है, जिसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। अब पूछा, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? जो हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्कीन और एल्काइन, ये दोनों कौन से होते हैं? असंतृप्त होते हैं, और ये क्या होता है? संतृप्त होता है। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है NCnH2n। जो थर्ड एल्काइन होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। अब अपन को क्या पूछा है? प्रोपेन का आणविक सूत्र पूछा है।
है ना। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन होते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ऐसे कार्बन को नाम ऐसे संख्याओं को नाम दिए जाते हैं केमिस्ट्री में। जैसे एक को मैथ दे दिया, 2 कार्बन हो तो मेथ एथ दे दिया, 3 हो तो प्रोप दे दिया। जैसे मेथ, एथ, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऐसे नाम दिए जाते हैं, है ना। तो इसमें किसका पूछा है? प्रोपेन का आणविक सूत्र पूछा है। तो प्रोपेन मतलब 3 कार्बन। अब प्रोपेन का पूछा है तो यहाँ रखो सी एन की जगह 3 रखना है, एच की जगह 2 × 3 + 2। तो देखो C3H कितना होएगा? 6 + 2 कितना होएगा? 8 होएगा। तो अपन को प्रोपेन का आणविक सूत्र पूछा है तो क्या सही होगा? C3H8 सही होएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि सी कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है। प्रत्येक तत्व के 1 मोल में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कि इसमें ये पूछा है प्रत्येक तत्व के 1 मोल में कौन सा कथन सही है। तो देखो देखते हैं, हीलियम के 1 मोल में और कार्बन के 1 मोल से 3 गुना अधिक परमाणु पाए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। थर्ड है कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल से परमाणुओं की 1/3 होती है। फोर्थ ऑप्शन है कार्बन का 1 मोल में हीलियम के 1 मोल से 3 गुना अधिक परमाणु होते हैं। अब देखो, एक होती है अवोगाद्रो नंबर, संख्या, वो होती है 6.022 × 10⁻23। ये किसी भी परमाणु में क्या होती है? समान होती है। तो अब इसमें है एक कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12 है, हीलियम का 4 है और इन तत्वों के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या पूछी गई है जो किसी भी परमाणु में क्या होती है? समान होती है। तो इसके अकॉर्डिंग कार्बन का 1 मोल में और हीलियम के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या हमेशा कितनी होती है? समान होती है। वो कौन सी होती है? अवोगाद्रो नंबर होते हैं। तो ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात, देखो तांबा क्या है? कॉपर, और जस्ता जिंक का अनुपात है 17:7। जबकि निकल से जस्ते का अनुपात फिर है निकल का और जिंक का कितना रेशियो बताया गया है? निकल का बताया गया 4:3। ठीक है। तो अपन को जो रेशियो का जो मैथ्स में होता है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ये अनुपात इसका आएगा। अनुपात और समानुपात वाला टॉपिक है मैथ्स में, उसके अकॉर्डिंग कि कॉपर और जिंक का अपन को रेशियो दिया गया है 17:7। फिर निकल और जस्ते का दिया गया है 4:3। ठीक है। तो इधर 3 लिख देंगे, इधर 7 लिख देंगे, इनका रेशियो निकालेंगे तो टोटल कितना आएगा? 51:21:28। तो अपना ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग 1 सही होगा। नेक्स्ट पूछा है इसमें मैकेनिकल एनर्जी पूछा है कि मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर क्या होती है? ठीक है, ये इसके बराबर होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किसके बराबर? स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। ऑप्शन 1 सही होगा। जो गतिज ऊर्जा क्या होती है? गति में परिवर्तन करती है। स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति और विन्यास में परिवर्तन करती है।
नेक्स्ट है H2O2 प्लस Cl2 मिलके क्या बनाते हैं 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो H2O2 क्या किसके रूप में कार्य करता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? बॉर्डर लाइन तत्व कौन सा नहीं होगा? सिलिकॉन नहीं होगा। जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं से ये सुनो पिया नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके और स्टाइल से फिर कल ठीक है। तो इसमें देखो बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। बी एक बॉर्डर लाइन तत्व है, फिर है बिस्मिथ, बिस्मिथ एक बॉर्डर लाइन तत्व है, फिर है पोलेनियम, पोलेनियम एक बॉर्डर लाइन तत्व है, फिर क्या है सिलिकॉन क्या होता है इसके मिड में आता है। ठीक है, थर्ड आवर्त में आता है। तो जो सिलिकॉन होता है वो क्या होता है? बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? तो कौन सा ऐसा है जो एक क्या होता है? धनायन होता है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH माइनस होता है। नाइट्रेट क्या होता है? NO3 माइनस होता है। अमोनियम क्या होता है? NH4 प्लस होता है। और NH4 क्या होता है? NH4 प्लस होता है। और कार्बोनेट क्या होता है? CO3 2 माइनस होता है। अपन को यहाँ क्या पूछा है? केटाइन पूछा है। तो यहाँ पे अमोनियम क्या है? एक केटाइन है। बाकी अदर जो 3 है, 2 हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट और कार्बोनेट क्या होते हैं? एनायन होते हैं। ऑप्शन क्या सही होगा? अमोनियम आयन सही होगा। फिर क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिसका देखो इसका सूत्र होता है N-1D 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं NS 1 से 2। तो इसमें जिसमें 2 कोष खाली होते हैं, 2 बाहरी सेल अधूरे होते हैं, वो कौन से होते हैं? डी ब्लॉक संक्रमण तत्व होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? वह तत्व जिसकी 3 वाला लगा दिया, वह तत्व है जिसके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, वो कौन से होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट है एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण होती है? जो एलॉय होते हैं, जैसे पित्तल होता है Cu प्लस Zn होता है। कांसा होता है जिसको ब्रोंज बोला जाता है, जो कांसा होता है वो क्या होता है? Cu प्लस Sn, टिन मिलके क्या बनाते हैं? कांसा बनाता है। तो ये क्या होती हैं? मिश्र धातु एलॉय होते हैं। तो मिश्र धातु इनमें से किसका उदाहरण होता है? मिश्र क्या होते हैं? ठोस सॉल्यूशन होते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, ठोस से विलयन। नेक्स्ट अपना है जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम धातु को हवा में जलाया जाता है। मैग्नीशियम धातु की बनी हुई एक रिबन होती है जिसको हवा में जलाया जाता है, तो कौन सी यौगिक उत्पन्न होता है? अब देखो मैग्नीशियम रिबन Mg, और किस में? हवा में कौन सी गैस होती है? O2 मिलके क्या बनाते हैं? MgO। यहाँ पे 2 मैग्नीशियम ले लेंगे तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है यदि घोल से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करती है तो धातु A क्या है?
बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील धातु होती है। अगर बी को प्रतिस्थापित कर रही है तो बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन प्रयोग के लिए गलत होता है? ऑप्शन है, एक यौगिक का एक परमाणु, एक तत्व का एक परमाणु, एक यौगिक का एक मोल, फिर है एक तत्व का एक मोल। देखो, तो इसका आंसर होता है, कभी भी अपन एक यौगिक का परमाणु नहीं बोल सकते हैं। एक होता है, देखो, मॉलिक्यूल, ठीक है, फिर होता है कंपाउंड, फिर होता है एटम, है ना। तो कभी भी एक एलिमेंट, तो कभी भी एक कंपाउंड का एटम नहीं होता है ना। तो एक यौगिक का एक परमाणु एटम कभी भी नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन एक यौगिक का एक परमाणु को कभी नहीं बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापीय अपघटन थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? NH4 NO3, ये क्या होता है? अमोनियम नाइट्रेट होता है। इस अमोनियम नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होता है? H2O प्लस NO2 का निर्माण होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, NO2 प्लस H2O का निर्माण होता है। ऑप्शन एक अपना सही होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है BaCl2 के 2.08 ग्राम और अतिरिक्त तनु H2SO4 के जलीय विलयन को मिश्रित करने पर निर्मित होने वाली BaSO4 की मात्रा कितनी होगी? अब देखो, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाते हैं। BaCl2 प्लस H2 डाइल्यूट H2SO4 क्या बनता है? BaSO4 प्लस 2HCl। ये क्वेश्चन अपन स्टाइकियोमेट्री जो रिएक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, रस समीकरण मिति के अकॉर्डिंग। अब देखो, इसके यहाँ पे एक अनुपात में है, ये भी एक में है, ये भी एक में है, और ये कितने इसके बन रहे हैं? 2 अणु बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो अपन को क्या दिया हुआ है? BaCl2 के 2.08 ग्राम दिए हुए हैं। यहाँ से अपन क्या करेंगे? इसके मोल निकाल लेंगे। अब इसके जितने मोल होंगे, ये रस समीकरण मिति के अकॉर्डिंग है, जितने मोल इसके निकलेंगे वही मोल किसके होंगे? BaSO4 बेरियम सल्फेट होंगे। ठीक है, तो अब इसके अपन मोल निकालते हैं। तो मोल का सूत्र क्या होता है? मोल बराबर भार बटे अणुभार। अब देखो, मोल का सूत्र है भार बटे अणुभार। मोल अपन को निकालने हैं। भार कितना दिया हुआ है? 2.08। अब अणुभार है, अणुभार अपन को किसका निकालना है? BaCl2 के जितने भी इनका जो द्रव्यमान होता है, एटॉमिक वेट होता है, उसको अपन ऐड कर देंगे। अब Ba का कितना दे रखा है? 137 दे रखा है। फिर BaCl2 के देखने हैं। Cl2 के 2 अणु है, एक अणु का दे रखा है 35.5, तो 2 के कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएगा। ये क्या है? इसका BaCl2 का परमाणु भार होता है। तो कितने हो गए? 208 208 इसका क्या हो गया? अणु भार हो गया। अब अपन को मोल का सूत्र मैंने बताया है भार बटे मोल बराबर भार बटे अणुभार। तो भार कितना है? 2.08। अणुभार कितना है? 208। तो इसकी अपन कैलकुलेशन करेंगे तो अपने आंसर कितने आएंगे? 0.0092
9। ये कितने आ गए मोल, किसके मोल आए हैं, BaCl2 के। अब स्टाइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग है, तो अब जितने मोल इसके होंगे वही मोल किसके होंगे, BaSO4 के। तो यहाँ पे BaSO4 के मोल कितने हो गए, 0.00999, ये इसके मोल हो गए। फिर अपन को BaSO4 की मात्रा निकालनी है, मतलब ग्राम में मात्रा निकालनी है। अब मोल अपने पास हैं इसके BaSO4 के, अणुभार अपन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ऐड करके निकाल लेंगे। और फिर निकालना क्या है, अपन को भार इसका निकालना है। अब देखो BaSO4 का अणुभार निकालते हैं, BaSO4 का, तो Ba का कितना है 137, S का कितना है 32, ऑक्सीजन का कितना है, वहां पे एक ऑक्सीजन का कितना 16 दे रखा है, तो 4 का कितना होगा 64। इनको ऐड करते हैं तो कितना आएगा 233, 233 इसका क्या हो गया अणुभार आ गया। अब अपन को निकालना क्या है, ग्राम में मात्रा निकालनी है। मोल अपने पास कितने हैं, मोल 0.0099 है और अणुभार अपने पास है। अपना सूत्र क्या था, मोल बराबर भार बटे अणुभार। मोल अपने पास कितने हैं 0.0099, भार अपन को निकालना है, अणुभार कितना है 233 है। ठीक है, तो अब अपन इनको क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर 0.0099 इंटू 233। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना इसके ये जो कैलकुलेशन करोगे तो अपने आंसर कितने आएंगे 2.33 ग्राम। तो BaSO4 की कितनी मात्रा बनेगी 2.33 ग्राम मात्रा बनेगी। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो ऐसी कौन सी गैस है, चूने का सूत्र क्या होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे, अपन इसमें गैस प्रवाहित करेंगे Ca2, तो क्या बनेगा CaCO3 बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। आयनिक जो एलिमेंट होते हैं कंपाउंड होते हैं, कौन सा गुण इनका नहीं है। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ठोस होते हैं, मजबूत होते हैं, सही है। आयनिक जो गलनांक होते हैं वो पानी में तो घुलनशील होते हैं, और जैसे नमक ले लो, ठीक है, तो नमक क्या होता है ठोस होता है, मजबूत होता है, पानी में घुलनशील होता है। पेट्रोल में क्या होता है अघुलनशील होता है, तो ये भी इसका आंसर है। और जो क्या आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट युक्त होते हैं, तो ये भी सही है। ये क्या होते हैं लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या होगा 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इनमें से जो पदार्थ की अवस्था होती है ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और BEC, ये 5 इसके पदार्थ की क्या होती हैं अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं में से एक ठोस अवस्था होती है, सॉलिड जो अवस्था होती है, उस अवस्था का अपन को यहाँ पे विशेषताएं पूछी गई है। तो देखो ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होते हैं, हाँ इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ठोस पदार्थों का आकार क्या होता है अनिश्चित होता है। थर्ड ऑप्शन है ठोस पदार्थ कठोर होते हैं। ठोस पदार्थों का आयतन क्या होता है निश्चित होता है। तो ठोस पदार्थ होते हैं, किसी भी ठोस पदार्थ को लेके देख लो, एक किसी ये देखो ये बोर्ड है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ है ठोस होती है, तो उस ठोस पदार्थ का क्या होता है
जो आकार और आयतन हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। जिस आकार में वो, ये जो पेन है, ठीक है, ये ठोस है, तो ये जिस आकार में है वो इसी आकार में रहेगा, तो इसका आयतन भी हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखो इनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो अपन को गलत क्वेश्चन पूछा है, तो आकार आयतन हमेशा क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो गलत अपना निकल गया, ये क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठोस हमेशा कठोर होते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। और ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, ये भी सही है। ठोस पदार्थ इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि किसी पेन को दबाने पे वो नीचे दब जाते हैं, वो चीज़ क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। दबाने पे नहीं दबते हैं, वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो इसका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा कथन गलत है, अनिश्चित होता है, जो क्या होता है, निश्चित होता है। तो ऑप्शन एक अपना, सॉरी 2 अपना सही होगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। कौन सा एक होता है जो धातु भी नहीं है और अधातु के रूप में कार्य नहीं करता है, मतलब मेटलॉइड के रूप में, उपधातु के रूप में पाई जाती है। तो वो कौन सी होती है, इस पे विस्मित जो होती है वो क्या होती है, मेटलॉइड उपधातु होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। तो सबसे परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन। 1.008 के आसपास इसका होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ट्राइड में से कौन सा एक डोबेराइनर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है। डोबेराइनर ने पीरियोडिक टेबल में जो तत्वों को व्यवस्थित करा था उनको किसके रूप में, ट्राइड के रूप में करा था। इसने 3 तत्व का एक त्रिक दिया था। इसमें मध्य वाले तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसके, इन दोनों तत्वों के औसत के बराबर होता है। तो जो प्रथम वर्ग होता है कौन सा, हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन वाले में देखो लिली, तो इसमें देखो इन 2 तत्वों का एक ट्राइड होता है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम होता है। तो इसने क्या करा, कौन सा एक ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा एक ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है, देखो ये क्रम में आगे पीछे है तो ये गलत होगा, ये है नहीं, ये भी नहीं है, तो कौन सा होगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक सतही सरफेस फिनोमिना है, कि कौन सी एक सतही घटना होती है। तो वेपोराइजेशन कौन सी होती है, एक सतही घटना होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डोबेराइनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम, सोडियम भी शामिल है। अभी मैंने बताया था जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, लिथियम, सोडियम और तीसरा कौन सा है, पोटेशियम होता है। तो ऑप्शन अपना ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, अपच का इलाज करने के लिए, इंडाइजेशन का इलाज करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवा ली जाती है। जो स्टमक होता है उसकी जो वॉल होती है उससे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रेशन करा जाता है। कभी कभी क्या होता है, अपच होते हैं, इनडाइजेशन होता है। अगर भोजन का पाचन नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेट में जलन होने लग जाती है, जो जिसको बोलते हैं एसिडिटी बन जाना। जो एसिडिटी बन जाती है उसका रीज़न क्या होता है कि जो स्टमक की वॉल होती है उससे अधिक मात्रा में जो HCl वो सीक्रेट होने लग जाता है। तो उस HCl की मात्रा को कम करने के लिए क्या लिया जाता है, जो एसिड होता है, HCl क्या होता है, एसिड, उसकी मात्रा को कम करने के लिए उसके एंटी कुछ चीज़ लेनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या, किसका यूज करा जाता है, एंटा एसिड का यूज करा जाता है, जैसे इनो वगैरह पीते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, हीरे के परमाणु
हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो जो हीरा होता है ना, उसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। तो जो एक कार्बन होता है वो अपनी चारों संयोजकताएं 4 अन्य कार्बन परमाणु से पूरी कर लेता है। तो इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? एकदम से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3 प्लस HCl। रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? NaCl प्लस CO2। तो कौन सी गैस निकलती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस से निकलती है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? तो बेंजीन की जो संरचना होती है, ये बेंजीन की संरचना होती है। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? कार्बन पाए जाते हैं। तो इस बेंजीन में देखो कार्बन की 1, 2, 3 संयोजकताएं पूरी हो रही हैं। एक क्या यहाँ पे पाया जाएगा? हाइड्रोजन। ये चौथी संयोजकता पूरी होती है। ठीक है। अब देखो कितने सिग्मा बंध होते हैं। अब देखो कितने सिग्मा बंध हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिग्मा बंध हो गए। फिर सिंगल वाले ये सिग्मा बंध हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 6 12 सिग्मा बॉन्ड। देन पाई बॉन्ड 1, 2 और 3। जो डबल होते हैं ना, उनमें से एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई? 3। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। 3 क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे और 12 क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? 18वें वर्ग के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? नोबल गैस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। इनमें से देख लो कौन सा नहीं है? हाइड्रोजन प्रथम वर्ग का तत्व है जिसको आवारा धातु कहा जाता है। क्या है? नोबल गैस नहीं है। नेक्स्ट है SnCl2 की 2HgCl2 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। क्या बनता है प्रोडक्ट में? Hg2Cl2 प्लस SnCl4। उपयुक्त अभिक्रिया में कि क्या पूछा है कि किसका तो रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो जो SnCl2 है ना, वो Sn किस में है? +2 स्टेज में है। तो +2 से ये किस में आ रहा है? +4 में। तो Sn +4 में आ रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो सॉरी, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देन सेकंड क्या है? Hg यहाँ पे क्या है? Hg +2 में है, वो किस में आ रहा है? यहाँ पे दोनों की सेम सेम है, तो ये किस में होगा? Hg +1 में आ रहा है। तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर अपना सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन देखो, SnCl2 अपचयित हो रहा है, तो ये क्या है? रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड है SnCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है, SnCl2 इज ऑक्सीडाइज, जो +2 से +4 में आ रहा है, तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं सही लग रहा है, इसको छोड़ते हैं। फिर है HgCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है, नहीं, ये इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और फिर है HgCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अपना ऑप्शन क्या सही होगा? SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है। शुष्क लिटमस पेपर पर
शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? शुष्क जो ड्राई लिटमस पेपर होता है उस पे हाइड्रोनियम आयन नहीं पाया जाता है, तो ये कोई भी क्रिया नहीं करता है। तो देख लो, नीला लिटमस पेपर लाल में परिवर्तित, जी नहीं। सेकंड है, नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है, ये सही लग रहा है क्योंकि कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट है, नीला लिटमस पेपर सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं, कोई कलर नहीं देता है। लाल लिटमस पेपर नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, ये क्षार की क्रिया होती है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है, कोई रिएक्शन नहीं करता है। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है? कि इनमें से कौन सी ऐसी धातु होती है जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है? तो इनमें से जो कैल्शियम होती है, जो क्या होती है? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। सेकंड है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय होती है? आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है? जिसको पीट पीट करके और पतले तार में बदला जा सकता है। जैसे आप सिल्वर को ले लो, एक थोड़ी सी सिल्वर होती है, उसको कितने भी पतले तार में पीट पीट के बहुत पतले तार में उसको बदला जा सकता है। तो कौन सी ऐसी धातु है जो सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय होती है? तो उसमें कौन सी होती है? एजी अर्जेंटनम, जिसको चांदी बोलते हैं, वो क्या होती है? सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय होती है। सबसे ज़्यादा होती है एजी, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक और सोडियम। सबसे ज़्यादा कम आघात वर्धनीय कौन सी होती है? सोडियम धातु होती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पदार्थ, देखो, पदार्थ के कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एकदम से सही है। जो कोई भी मैटर होता है उसमें जो कण होते हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन रखते हैं। फिर पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, ये भी सही है कि पदार्थ के कणों के बीच निरंतर गति होती रहती है, गतिज ऊर्जा होती है उनमें, तो गति करते रहते हैं, तो उनमें रिक्त स्थान भी पाया जाता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये भी बहुत सही बात है कि पदार्थ के कण छोटे होते हैं, बीच में रिक्त स्थान होता है, उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये तीनों विशेषताएं हैं। पदार्थ के कण कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा होती है, गति करते रहते हैं। तो आंसर एक सही हो गया, गलत कथन पूछा है। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट CuSO4 का जलीय विलयन। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है ना CuSO4, इसका जो जलीय विलयन होता है ये क्या करता है? नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देता है? लाल में परिवर्तित कर देता है। ये अम्ल की तरह व्यवहार करता है, एसिडिक नेचर रखता है, तो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? नाइट्रोजन में टोटल कितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं? अब देखो, ये होती है नाइट्रोजन, ये होता है इसका परमाणु क्रमांक और ये होता है इसकी द्रव्यमान संख्या होती है। अब जो इसका परमाणु क्रमांक होता है यही इसकी क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या होती है। अगर यह न्यूट्रल है तो प्रोटॉन की संख्या इक्वल इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अब इसमें क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या पूछी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या करके अपन न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं, तो कितनी होगी? 7। तो उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? कौन सा ऐसा तत्व है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है? तो जो टाइटेनियम धातु होती है वो रेडियो एक्टिव नहीं होती है। प्लूटोनियम, थोरियम और यूरेनियम क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। 4 तत्वों की परमाणु संख्याएं F, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ऑर्गन,
इनकी परमाणु संख्याएं दी हैं। निम्न में से किन दो तत्वों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं? तो इनमें से फ्लोरीन और क्लोरीन जो होते हैं इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? एकदम से समान होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित करा गया? जो आधुनिक आवर्त सारणी दी थी वो दी थी मोजले नामक वैज्ञानिक ने, और इसने क्या करा था? परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करा था। परमाणु संख्या की कमी बिल्कुल नहीं, हमेशा बढ़ते हुए क्रम में स्थापित करा था। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने व्यवस्थित करा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए करा जाता है? कि पानी गंदा हो गया है, उसमें से कौन सा पाउडर ऐसा है अपन डाल देंगे तो पानी शुद्ध हो जाएगा? तो इसके लिए जो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, वो क्या करता है? पानी को कीटाणु रहित करने का कार्य करता है। बेकिंग सोडा जो होता है खाने का सोडा होता है जिसको NaCO3 बोला जाता है। दामन सोडा कपड़े धोने का जो सोडा होता है वो Na2CO3 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्बन का यौगिक नहीं है? कार्बन का यौगिक कौन नहीं है? तो जो संगमरमर होती है वो कभी कार्बन का यौगिक नहीं होता है। कार्बन के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? कार्बन का 1 मोल हो चाहे हाइड्रोजन का 1 मोल हो, भले ही नाइट्रोजन का 1 मोल हो, सभी में 1 मोल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो क्या होती है? अवोगाड्रो नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या होती है? अवोगाड्रो नंबर होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो, 26 पहले ही गलत, 20 गलत, 6.022 इंटू 10⁻23 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया कि तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवधिक गुणधर्म होते हैं? तो ये मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया था कि जो मेंडलीव नामक वैज्ञानिक है इसने तो क्या करा? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में दिया। मोजले ने परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में दिया था। डोबेराइनर ने अपने त्रिक बताए थे। न्यूलैंड ने ऑक्टेट नियम दिया था। तो ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन मेंडलीव सही होगा। ये है यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। नेक्स्ट है, 1 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर की हाइड्रोजन आयन की सघनता वाले एक विलयन का पीएच स्तर क्या होगा? कि इस सॉल्यूशन का अपन को पीएच मान निकालना है। तो देखो पीएच मान क्या होता है? पीएच मान होता है -log H+ आयनों की सांद्रता। ठीक है, तो अब देखो अपन को H+ आयनों की सांद्रता कितनी दी गई है? 1 × 10⁻⁻5 दी गई है। तो -log H+ आयनों की सांद्रता कितनी है? 1 × 10⁻⁻5। ठीक है, तो -5 नीचे आ जाएगा। तो ये माइनस पहले से माइनस है एक को, तो ये माइनस पहले से, फिर -5। ठीक है, तो माइनस माइनस +5, तो आयनों की पीएच मान कितना होगा? 5 होगा। फिर यदि डोबेराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य क्या होगा? क्या पहला कौन सा है? फास्फोरस, दूसरा कौन सा है? एंटीमनी है। ठीक है, तो देखो लिखते हैं,
अब देखो जो 17वां वर्ग है, सॉरी 16वां वर्ग है, ये 15वां वर्ग है। इस वर्ग में पहला और तीसरा सदस्य, पहला है फॉस्फोरस और तीसरा है Sb एंटीमनी। तो इन दो तत्वों का एवरेज क्या होगा, एक मध्य का तत्व होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना क्या होगा, AS आर्सेनिक तत्व सही आंसर होता है। नेक्स्ट है कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग करा जाता है। तो अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का यूज करा जाता है, जो किसका अपरूप होता है, कार्बन का एक अपरूप होता है। नेक्स्ट है उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताएं जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन होगा, मेंडलीव नामक वैज्ञानिक। निम्न में से कौन से यौगिकों में एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड किस में पाया जाता है, एल्कीन, एक होता है एल्केन हाइड्रोकार्बन, एल्कीन एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो इथेन क्या है, मीथेन, एसिटिलीन और इथीन। तो एथेन मेथेन क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। एसिटिलीन क्या होती है, एल्काइन होती है। एल्कीन क्या है, एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसमें 2 कार्बन होते हैं। एथीन इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था की गणना करी थी। 5वीं अवस्था जो प्रथम 3 होती हैं वो होती हैं सॉलिड, लिक्विड और कौन सी, गैस। 4th होती है प्लाज्मा, जो नियोन बल्ब, फ्लोरोसेंट बल्ब या फिर सूर्य तथा जो स्टार होते हैं उनमें पाई जाती है। 5वीं होती है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन अवस्था जो होती है 5वीं अवस्था है। तो इनमें से इस 5वीं अवस्था के बारे में किसने बताया था, सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस ने बताया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये 2 होते हैं असंतृप्त होते हैं, ये होते हैं संतृप्त होते हैं। अब देखो अपन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा है, तो देखो इथाइन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। जो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये तीनों किसके उदाहरण हैं, एल्केन के उदाहरण। इथाइन जो होता है वो क्या होती है, एल्काइन होती है। एथीन और एल्काइन ये दोनों किस में आती हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो इथाइन का सूत्र क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या होती है, इथाइन होती है। ये कैसी होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है। आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है, कि प्रथम वर्ग के प्रथम आवर्त में कौन सा तत्व पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी ने जो मोज़ले ने दी थी उसके अकॉर्डिंग जो प्रथम तत्व होता है वो होता है हाइड्रोजन। तो ऑप्शन बी अपना सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पुलों, लोहे के जंगलों और धातुओं से लोहे के जंग और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। तो जो लोहे की चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है वो क्या होता है, जंग लगना। तो क्या होता है, कोरेशन। ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट है बायोगैस
बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? जो बायोगैस उत्पन्न होती है, जो कचरा वगैरह होता है उससे क्या बनाते हैं? बायोगैस बनाते हैं। जो गोबर वगैरह होता है उसको एक गड्ढा बना के उसमें डाल देते हैं और फिर क्या बनाते हैं? बायोगैस बनाते हैं। तो उसमें से क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वहाँ पे क्रिया होती है और किसका निर्माण होता है? बायोगैस का निर्माण होता है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? किसी की गति के कारण होता है उसको क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा। और स्थिति और विन्यास के कारण होता है उसे क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से? शुष्क बर्फ के नाम से जानी जाती है। ठोस CO2 तो सूखी बर्फ, ड्राई आइस के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लो उत्पन्न होती है। किस रंग की होती है? आग जलते हुए आपने देखा होगा, अगर वहाँ पे प्रॉपरली ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है तो कैसी ज्वाला होगी? नीले कलर की ज्वाला होगी। अगर वहाँ पे कोई ऑक्सीजन क्या होती है? अपर्याप्त मात्रा में होती है तो कैसी ज्वाला होती है? पीले रंग की ज्वाला होती है। तो आपूर्ति क्या हो रही है? पर्याप्त मात्रा में हो रही है, तो ऑप्शन क्या होगा? नीली आग जलेगी। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो रहा है तो इसका पीएच स्तर कितने होने की संभावना है? नीला लाल में हो रहा है। देखो अनिल से याद रखो, अनिल। अनिल क्या है? अमल। अमल किसको? नीले को किस में परिवर्तित कर रहा है? लाल में। तो पीएच मान 1 से 7 और 7 से 14। अनिल यहाँ है तो ये क्या करेगा? जिसकी पीएच 7 से कम होती है वो क्या करता है? नीले को लाल में परिवर्तित कर देता है। जिसकी पीएच 7 से 14 के बीच में होती है वो क्या करता है? लाल को नीले में परिवर्तित कर देता है। जो पीएच मान कितने होने की संभावना है? अब देखो 7 तो क्या होता है? न्यूट्रल, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 8 और 9 है बेसिक नेचर में। बचा कौन सा? 6 एसिडिक नेचर में, जो क्या करता है? नीले को लाल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्त में 8-8 तत्व मौजूद होते हैं? टोटल कितने आवर्त होते हैं? 8 आवर्त होते हैं। पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम सिर्फ 2 ही तत्व होते हैं, और जो सेकंड आवर्त होता है और थर्ड आवर्त होता है, इन 2 आवर्त में कितने कितने तत्व होते हैं? 8-8 तत्व मौजूद होते हैं। तो अपना आंसर एक सही होगा कि 2 और 3। दूसरा और टोटल 8 आवर्त होते हैं, उसमें जो सेकंड और थर्ड जो आवर्त होता है उसमें 8-8 तत्व मौजूद होते हैं। थर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी में से इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है? कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी में से इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है? ये इका एल्यूमिनियम एक मुलायम धातु होती है। इसी की जगह एक तत्व को रखा गया था जिसको कहा जाता है गैलियम तत्व। ये गैलियम तत्व इका एल्यूमिनियम एक तत्व का नाम दिया गया था जो चांदी की तरह क्या होता है? मुलायम होता है। उसकी जगह कौन सा तत्व रखा गया था? गैलियम तत्व रखा गया था। नेक्स्ट है किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? तो धीमी प्रोसेस कौन सी होती है? वेपोराइजेशन होती है, वाष्पीकरण। जैसे आपने बड़े बड़े जो महासागर होते हैं, ओशियन होते हैं, वहाँ से जल उठता है धीरे धीरे, वहाँ से उठ के ऊपर क्या होते हैं? क्लाउड बनते हैं, बादल बनते हैं, और वही क्लाउड क्या करते हैं? बारिश के रूप में नीचे आते हैं। तो वो वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है? बहुत धीमी होती है। फ्रीजिंग, जो पानी का जमना होता है वो क्या होता है? फ्रीजिंग होता है। बॉयल, किसी पानी को गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे किसी पानी को गर्म करा जाता है, वो उसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। कंडेंसेशन क्या होता है? आपने कोई भी ग्लास लिया, उस ग्लास में आपने ठंडा पानी डाल रखा है ना, तो आपने देखा होगा कि उस ग्लास के चारों तरफ ऐसे बूंद सी बूंद निकल आती है पानी की, है ना, तो वो क्या होती है? वो क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। अगर उस ठंड में क्या होता है? जो वायुमंडल में नमी होती है वो उसके संपर्क में आएगी और वो पानी की बूंद के रूप में बदल जाएगी, वो क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। तो ये धीरे धीरे जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? वेपोराइजेशन होती है। नेक्स्ट है एक हाइड्रोजन परमाणु में
एक इलेक्ट्रॉन 5.0 इंटू 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 इंटू 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड गति से चलता है, तो समतुल्य विद्युत धारा क्या होगी। तो अपन को क्या पूछा है, विद्युत धारा पूछी है। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर Q/T। अब देखो T क्या होता है, आवर्तकाल होता है। अब अपन को क्या दिया गया है, त्रिज्या दी गई है और वेलोसिटी वेग दिया गया है। तो T क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, 2πr/v। अब इसके नीचे इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो I बराबर Q/2πr, अब v है ऊपर चला जाएगा, QV/2πr। अब Q क्या होता है, क्या होता है, आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आवेश होता है। v है वेलोसिटी, अपन को कितनी दी गई है, गति, v क्या है, 2.2 इंटू 10⁻4 मीटर प्रति सेकेंड। फिर और क्या दिया गया है, पाई का मान अपने पास है, आर की वैल्यू दी गई है 5, आर क्या है 5.0 इंटू 10⁻11 मीटर, ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। अब देखो, अब अपन इसमें क्या रखते हैं, इसका मान रखते हैं। Q का मान कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू वेलोसिटी कितनी है, 2.2 इंटू 10⁻4 अपॉन 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 5.0 इंटू 10⁻11। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो अपना कितना मान आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो अपना मान आएगा 0.112 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, ये देखो सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 0.112 होगा मिली एम्पियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या होगा, वाष्पीकरण की क्रिया होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी में से इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सा लेगा, गैलियम तत्व लेता है। नेक्स्ट है, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। अब देखो, किसी भी यौगिक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा या फिर अदर एलिमेंट जो होते हैं उनकी प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए क्या करते हैं। अब इसमें देखो CO2 है, अब CO2 में अपन को किसकी पूछी है, कार्बन की पूछी है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस पूरे का परमाणु द्रव्यमान करके अपन उसकी प्रतिशत मात्रा निकाल लेते हैं। तो कार्बन कितने पर आता है, कितने नंबर पे आता है, 6 पे आता है। तो और इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसका डबल, तो 12 बटे इसका टोटल कितना है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, 2 का कितना हो गया, 32 हो गया। तो ये 32 और 12 बराबर 44 हो गया। तो ये 44, इसका डिवाइडेशन करके निकालेंगे तो क्या आएगा अपना आंसर, 27.3। ऐसे क्या निकाला जाता है, इसकी प्रतिशत मात्रा निकाली जाती है। तो ऑप्शन 1 अपना सही होगा, 27.3। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्त ऐसे होते हैं जिनमें 8 तत्व मौजूद होते हैं। तो आवर्त 2 और 3, प्रथम आवर्त में सिर्फ 2 तत्व होते हैं, दूसरा और तीसरा आवर्त होता है उसमें 8 तत्व होते हैं, अदर नीचे के जो आवर्त होते हैं उसमें आगे में 18 तत्व मौजूद होते हैं और सबसे लास्ट में 32 तत्व मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी विलयन में नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो पीएच स्तर कितना होने की संभावना होती है। तो जो नीला है किसमें, लाल में परिवर्तित हो रहा है, मैंने बताया था अनील,
अम्ल होता है नीला, लाल में परिवर्तित हो रहा है, मतलब एसिडिक नेचर में। उसकी पीएच मान कितनी है? 6 से कम है। तो ये 7 से कम है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो अपना ऑप्शन क्या होगा? 6, ऑप्शन सी सही होगा। ये थे अपनी आरआरबी जो रेलवे बोर्ड की एएलपी और टेक्नीशियंस की जो एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो आज अपन ने सोल्व करे थे। आज आपकी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।